नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी वात्सल्य में। आज हम बातचीत करेंगे प्रभा केतान जी द्वारा लिखी उनकी अपनी आत्मकथा अन्या से अनन्या। जो ये आत्मकथा है वो अपने आप में स्त्री संघर्ष के दस्तावेज के रूप में देखने को मिलती है। स्त्री संघर्ष की कहानियों से भरे हुए पन्नों का एक संग्रह गाथा है ये। और हम देखेंगे कि किस तरह से क्या ज़रूरत पड़ती है एक स्त्री को अपनी ही आत्मकथा लिखने के लिए, और एक स्त्री के जीवन में किस तरह से क्या-क्या दुःख आते हैं, क्या-क्या संघर्ष आते हैं, किस-किस तरह की सामाजिक विडंबनाओं का सामना करना पड़ता है। तो बिना किसी लाग लपेट के सीधे हम बातचीत करते हैं अन्या से अनन्या पर। जैसा कि साहित्य की सभी विधाओं में आत्मकथा लिखना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य है। आत्मकथा का मतलब एक ऐसी कथा जिसका संबंध लेखक के जीवन से होता है। जिस तरह साहित्य समाज का दर्पण होता है, उसी तरह आत्मकथा व्यक्ति के जीवन का दर्पण होती है। आत्मकथा व्यक्ति के जीवन का ही नहीं अपितु समय एवं परिवेश का भी ब्यौरा होती है। आगे हम देखें तो आत्मकथा में लेखक जीवन अनुभव द्वारा अर्जित अनुभूतियों को अभिव्यक्त करता है। आत्मकथा में लेखक नितांत व्यक्तिगत अनुभव को व्यक्त करने के साथ समसामयिक परिवेश से अपने को मुक्त नहीं कर पाता। जब आत्मकथा लेखन में एक स्त्री हाथ आजमाती है, तो उसके लिए यह कार्य अधिक कठिन एवं चुनौतीपूर्ण हो जाता है। फिर भी हिंदी में कई महिला लेखिकाओं ने आत्मकथा लिखी है, जो नारी संघर्ष के कई पहलुओं को हमारे सामने रखती है। ऐसी ही चर्चित आत्मकथाओं में प्रभा खेतान की अन्या से अनन्या एक विशिष्ट स्थान है। प्रभा खेतान का स्वयं का अपना मत है। अब मत क्या है कि आत्मकथा लिखना तो स्ट्रिप्टिस का नाच है। अब आप इस शब्द को देखिए कि ये शब्द क्या कह रहा है। स्ट्रिप्टिस का मतलब होता है एक ऐसे प्रकार का नृत्य होता है, एक इस तरह का नाच होता है कि धीरे-धीरे जो नाचने वाला होता है या फिर नाचने वाली होता है, वो धीरे-धीरे अपने शरीर से एक-एक करके अपने वस्त्र को उतारता जाता है। तो वही प्रभा खेतान जी कहती हैं कि आत्मकथा लिखना तो स्ट्रिप्टिस का नाच है, यानी कि धीरे-धीरे अपने ही जीवन के एक-एक पन्ने को उधारना है। आप चौराहे पर एक आप चौराहे पर एक एक कर कपड़े उतारते जाते हैं। लिखने वाले के मन में आत्म प्रदर्शन का भाव किसी न किसी रूप में मौजूद रहता है। मन के किसी कोने में हल्की सी चाहत रहती है कि लोग उसे गलत नहीं समझें, कि जो कुछ भी वह लिख रहा है उसे सही परिप्रेक्ष्य में लिया जाए। अब अगर हम देखें तो जो आत्मकथा लिखने वाले लेखक होते हैं, वो कहीं न कहीं एक तरह से थोड़े से सीमाओं में बँधे भी होते हैं कि किस तरह से समाज से अपने आप को मुक्त न करते हुए इस समय के अकॉर्डिंग अपनी चीज़ों को लिखने के लिए उन्होंने आत्मकथा के महत्व को लेकर लिखा है कि स्पष्ट रूप से लिखी गई आत्मकथा का अपना महत्व है। इतना भी जानती हूँ कि उपन्यास से अधिक दिनों तक आत्मकथा जीवित रहती है। यानी कि अगर किसी कोई उपन्यास हम पढ़ते हैं तो वो कुछ दिन, साल, 2 साल में भूलती जाती है, लेकिन आत्मकथा अगर किसी की हम पढ़ लें तो वो बहुत कइयों वर्षों तक जीवित रह जाती है। किसी भी आत्मकथा में एक मैं है जो प्रामाणिक रूप से अपनी यात्रा कर रहा है, जिसे खारिज करना किसी के लिए संभव नहीं। पाठक भी इस विशिष्टता को विशेष व्यक्ति को पहचानता है। पाठक और लेखक के बीच एक साझेदारी है। दशकों बाद भी यह कहानी जिंदा रहती है और रहेगी। समकालीन नारीवादी लेखिकाओं में प्रभा केतान सर्वोपरि नाम है। उनका साहित्य की उनकी पहचान है। अन्या से अनन्या स्त्री जीवन की पीड़ा संघर्ष का दस्तावेज है, क्योंकि इसमें सिर्फ प्रभा जी की पीड़ा या संघर्ष नहीं है, बल्कि समाज की उन सभी स्त्रियों की पीड़ा एवं संघर्ष की अभिव्यक्ति है जिन्होंने
उस पीड़ा को भोगा है। स्त्री अपनी अस्मिता की तलाश में सदियों से संघर्ष कर रही है। उपेक्षित जीवन को अपना नसीब मानने वाली नारी प्रेम के अभाव में कुंठित एवं व्यथित हो जाती है। वह लड़की जिसके बचपन में कोई अपना कहा जाने वाला ही कुचल देता है, बड़े भाई के बलात्कृत एवं बचपन से परिवार में माँ के प्यार से वंचित एवं उपेक्षित प्रभा जी के जीवन का प्रेम ही सबसे बड़ी कमी रही। प्रभा जी के जीवन की प्रेम ही सबसे बड़ी कमी रही। उन्हीं के शब्दों में अगर कहें तो वो अपने इसी आत्मकथा में लिखती हैं कि कैसा अनाथ बचपन था। अम्मा ने मुझे कभी गोद में लेकर चूमा नहीं। मैं चुपचाप घंटों उनके कमरों के दरवाजे पर खड़ी रहती। शायद अम्मा मुझे भीतर बुला ले, शायद हाँ, शायद अपनी रजाई में सुला ले, मगर नहीं, एक शाश्वत दूरी बनी रही हमेशा हम दोनों के बीच। अम्मा मेरी बातों को समझ नहीं पाती थी। पुरुष प्रधान समाज में हमेशा नारी को अपनी अनुरूप जीवन जीने के लिए मजबूर किया है। आप याद करिए महादेवी वर्मा का वो कोटेशन और सीमांत बउअर का वो कोटेशन कि जो स्त्री है वो एक केवल ढांचा मात्र है। इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था के ढांचा में हमेशा पुरुष उसको ढालने का काम करता है। वही लाइन यहाँ सामने आई है कि पुरुष प्रधान समाज में हमेशा नारी को अपने अनुरूप जीवन जीने के लिए मजबूर किया है। नारी भी अपने आप को पुरुषों के द्वारा निश्चित सांचे में ढालती है और इसके विरोध में जिसने आवाज उठाई वह समाज की दृष्टि में हीन बन जाती है। आज भी स्वयं को तलाशती एवं अपने अस्तित्व के लिए स्त्री संघर्ष करती है। अन्या से अनन्या में अविवाहित, आत्मनिर्भर एवं अपने अस्तित्व को तलाशती हुई स्वाभिमानी स्त्री के कटु एवं भीषण संघर्षमय पक्ष को उजागर किया है। प्रभा जी का बचपन प्यार एवं पारिवारिक उपेक्षा में व्यतीत हुआ और उनका जीवन सामाजिक उपेक्षा में व्यतीत हुआ। दो तरह की उपेक्षा प्रभा जी को मिलती है कि जो बचपन में वो पारिवारिक प्रेम से वंचित रह जाती हैं और जब जीवन उनका आता है तो वहाँ सामाजिक उपेक्षा मिलती है। विवाह के बाद स्त्री अपना सब कुछ छोड़कर एक ऐसे व्यक्ति के लिए अपना जीवन समर्पित कर देती है जिसे परमेश्वर उपाधि प्राप्त है। लेकिन लेकिन क्या कोई पुरुष एक स्त्री के लिए बलिदान दे सकता है, जी सकता है जितना स्त्री जीती है उसके लिए? फिर वो लिखती है इसी में कि औरत जैसे पुरुष के लिए जीती है, पुरुष भी क्यों नहीं औरत के लिए जी पाता है। ये प्रश्न करती हैं समाज से, ये प्रश्न करती हैं उस कौम से, उस पितृसत्तात्मक व्यवस्था से कि अगर स्त्री किसी पुरुष के लिए जो बलिदान करती है, जो त्याग करती है, जिस तरह से उस पुरुष के लिए जीती है, क्या वो पुरुष भी स्त्री के लिए उस तरह से जी पाता है? और नहीं जी पाता है तो क्यों नहीं जी पाता है? कभी सुरक्षा के नाम पर तो कभी संस्कार के नाम पर स्त्री का शोषण ही हुआ है। उसके लिए सती सावित्री का एक आदर्श निश्चित किया गया है। पाप और पुण्य जैसे मिथक स्त्री के संदर्भ में ही क्यों निश्चित किए जाते हैं? क्या यही स्त्री की दुनिया है? वैश्विक संदर्भ में नारी की स्थिति भारत की नारी से भिन्न नहीं है। इस आत्मकथा में भारतीय एवं अमेरिकी औरत के भयानक सच को भी प्रस्तुत करती हैं प्रभा केतान। और किस तरह से प्रस्तुत करती हैं कि वो लिखती हैं कि हमारी औरत वह चाहे बाल कटी हो या गांव देहात से आई हो, कहीं भी सुरक्षित नहीं, उनके साथ कुछ भी घट सकता है। सुरक्षा का आश्वासन पितृसत्तात्मक मिथक है। स्त्री कभी सुरक्षित थी ही नहीं, पुरुष भी इस बात को जानता है। इसलिए सतीत्व का मिथक सर्वाधिक करता रहता है। सती सावित्री रहने का निर्देशन स्त्री को दिया जाता है। यानी कि पुरुष को किसी प्रकार का वो सीमाओं में न बांधते हुए केवल स्त्रियों पे नियम और वाद छिड़ते हैं तो उस पे वो
प्रश्न करती हैं कि जो स्त्री है वो हमेशा असुरक्षित कटघरे में खड़ी हुई मिलती है। भारतीय समाज में विवाह को एक संस्कार माना जाता है। समाज में विवाहिता को जितनी महत्व दिया जाता है, उतना मान सम्मान अविवाहिता को नहीं दिया जाता। विवाह नामक संस्था में जिस प्रेम की परिणति होती है, वह व्यक्ति की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बांधती है। प्रभा जी ऐसे व्यक्ति के प्यार में पागल थीं जो उनसे 20 वर्ष बड़े थे और विवाहित थे। उन्होंने पूरी जिंदगी एक ऐसे व्यक्ति के नाम कर दी जिन्होंने उन्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं दिया। जीवन भर प्रेमिका बनकर अपने रिश्ते को ईमानदारी से निभाती हैं। भारतीय भारतीय समाज में प्रेमिका को महत्व नहीं दिया जाता। बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है कि भारतीय समाज में प्रेमिका को महत्व नहीं दिया जाता। जिस समाज में विवाहिता स्त्री को निरंतर अपने अस्तित्व को लेकर संघर्ष करना पड़ता है, वहाँ प्रेमिका के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। प्रभा जी को भी अपने अविवाहित रिश्ते को लेकर समाज से संघर्ष करना पड़ा है। उनके मन में यह आत्मसंघर्ष है कि उसकी स्वयं की पहचान क्या है। मैं अब लिखती हैं वो इसी अपनी आत्मकथा में कि मैं प्रभा खेतान, मैं कौन हूँ? क्या मेरी कोई पहचान नहीं है क्योंकि मेरी शादी नहीं हुई है। मैं विधवा नहीं क्योंकि कोई दिवंगत पति नहीं है। मैं कोठे पर बैठी हुई रंडी भी नहीं क्योंकि मैं अपनी देह का व्यापार नहीं करती। मैं किसी पर निर्भर नहीं करती, स्वावलंबी हूँ। आप याद करिए कि वही लाइन याद आती है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। स्त्रियों की निरीहता पे ये प्रसंग है कि स्त्री अपने अस्तित्व, अपने पहचान पे प्रश्न चिन्ह को समाज से पूछना चाहती है कि आखिर मैं कौन हूँ। मेरी शादी नहीं हुई है पर मैं एक पुरुष से प्रेम करती हूँ। वो पुरुष मुझे पत्नी का दर्जा नहीं देता है। समाज उसके लिए अनेक अनेक तरह के ताने सुनाता है। मैं कौन हूँ? आखिर मैं किस तरह की मैं देह व्यापार नहीं करती हूँ। मैं अपने किसी पर निर्भर ना हो कि मैं खुद पे निर्भर हूँ, स्वावलंबी हूँ, आत्मनिर्भर हूँ। इस तरह की स्त्री की निरीहता पे बातचीत करती हैं वो। ऐसी दकियानूसी समाज के परंपरागत मापदंड का प्रभा जी अस्वीकार करती हैं। उनका मानना है कि विवाह ओवरडेटेड संस्था है, इसलिए उस संस्था को महत्व देने की जरूरत नहीं है। प्रभा जी दाम्पत्य जीवन के परंपरागत मापदंडों को अस्वीकार करती हैं। अमेरिका के स्त्री जीवन के अंतर्गत डॉक्टर डी और मिसेज डी का वैवाहिक जीवन, आइलीन का जीवन, मरील की गृहस्थी को प्रस्तुत किया है। जब प्रभा जी मरील की बेटी लारा से पूछती हैं कि तुम अपनी माँ से क्यों नफरत करती हो, मरील जो आत्मकथा में आई हुई एक कैरेक्टर है, तब उसका जवाब आता है कि समाज की सच्चाई को प्रस्तुत करता है। जब वो मरील की बेटी से पूछती हैं कि अपनी माँ को क्यों नफरत करती हो, तो जो मरील की बेटी जवाब देती है वो समाज की सच्चाई को प्रस्तुत करता है और वो कहती है कि नहीं, दरअसल हम सब, मैं और मेरी बहन नैन्सी, एक बीमार व्यवस्था की उपज है। प्रभा जी पत्नीत्व नामक संस्था, ये तो विवाह की बात हो रही थी ऊपर, अब पत्नीत्व की बात आ रही है इस आत्मकथा में। तो प्रभा जी पत्नीत्व नामक संस्था एवं समाज से पूछती हैं कि क्या सारी वैधता 7 फेरे से मिलती है? क्या विवाह व्यवस्था की शाश्वत सत्य है? क्या विवाह से परे कोई रिश्ता का कोई वजूद नहीं? त्रासदी तो यह थी कि न हमारी शादी हो सकती थी, न हम अलग हो पा रहे थे। क्या इन सामाजिक मान्यताओं से पहले कोई समाज नहीं था? यानी कि प्रभा खेतान का जो जीवन है वो ऐसा है कि जिस आदमी से ये प्रेम करती थीं, उससे इनकी शादी नहीं हुई, वो पहले से शादीशुदा था। तो वो जो पति पत्नी के संबंध के ये जो रिश्ते बनाए गए हैं, इस पे वो प्रश्न करती हैं कि आखिर अंत में हमारा
ये है क्या, ये जो व्यवस्था है वो है क्या कि केवल एक पत्नी ही इस यहाँ रहेगी, केवल विवाह की व्यवस्था ही शाश्वत सत्य है। और वो कहती हैं कि जो असल में ट्रेजेडी है उनके साथ वो यह थी कि न उनकी शादी हो सकती थी, न वो अपने प्रेमी से अलग हो पा रही थी। क्या इन सामाजिक मान्यताओं से पहले कोई समाज नहीं था? क्या इस तरह के पति पत्नी के संबंधों से पहले कोई समाज व्यवस्था नहीं था जिसमें प्रेमी और प्रेमिकाओं का भी औचित्य हो? क्या उस समाज में स्त्री पुरुष के विवाहेतर संबंध नहीं हुआ करते थे? ये सब प्रश्न सामाजिक विडंबनाओं वाले उस तरह के लोगों से वो रखती हैं। प्रभा जी परंपरागत रूढ़िवादी समाज के सामने खुलकर अपने आप को डॉक्टर सर्राफ की प्रेमिका घोषित करते हैं। जीवन में आर्थिक परेशानियां झेलने के बावजूद भी कभी डॉक्टर साहब से आर्थिक सहायता नहीं मांगती और परंपरागत रखैल का साँचा तोड़ती हैं, क्योंकि स्त्री के लिए ही रखैल का उपनाम निश्चित किया जाता है। ऐसा कोई उपनाम एक पुरुष के लिए क्यों नहीं निश्चित किया जाता? प्रभा जी भी अपने अविवाहित रिश्ते को लेकर समाज की नज़र में पथभ्रष्ट और अपवित्र थीं। वे अन्या से थीं, कमतर अन्या थीं। आप ध्यान दीजिए कि वो कहती हैं कि जो रखैल शब्द है केवल स्त्रियों के लिए है, स्त्री विशेष शब्द है। इस तरह का कोई शब्द पुरुषों के लिए क्यों नहीं प्रयोग में लाया जाता? एक प्रेमी प्रेमिका के जोड़े में हमेशा स्त्रियां क्यों बदनाम होती हैं? इस तरह की रूढ़िवादी मानसिकता पे, रूढ़िवादी समाज से वो प्रश्न करती हैं। और वो लिखती हैं कि मैं वह अन्य थी जिसे निरंतर निर्मित किया जा रहा था, क्योंकि महज मेरा होना पत्नीत्व नामक संस्था को चुनौती दे रहा था। सहमति की खोज में मैं बुरी तरह थकने लगी थी। मैं बस पति पत्नी के बीच एक वह थी, एक बाहरी तत्व, अनचाही स्वीकृति थी। इस आत्मकथा से प्रभावित होकर अभय कुमार दुबे, आप ध्यान दीजिए कि इनकी किताब जो आती है अस्मिता विमर्श पे ही रहती है, अभय कुमार दुबे ने लिखा है कि प्रभा खेतान ने आत्मकथा लिखकर स्त्री जीवन की दुर्बलताओं के प्रमाणिक ब्यौरे पेश किए हैं और उनके आईने में समाज को मजबूर किया है कि वह स्त्री पुरुष संबंधों पर एक बार फिर से सोचें। जब डॉक्टर सर्राफ की 50 की उम्र में कैंसर की बीमारी से मृत्यु हो जाती है, तब डॉक्टर साहब के शव की फेरी में प्रभा जी को शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि उन्हें परिवार का सदस्य समझा नहीं जाता। तब सवाल उठता है कि जिसके लिए अपनी जिंदगी समर्पित कर दी, उसने जीवन में उसकी कोई पहचान ही नहीं है। उनकी स्मरण सभा में उन्हें कई रूपों से में संबोधित और याद किया गया। कलकत्ते के वरिष्ठ नागरिक, समाजसेवी, सफल डॉक्टर पीछे पत्नी और बच्चों को छोड़कर गए हैं। प्रभा खेतान नामक स्त्री का कहीं भी कोई जिक्र नहीं होता। डॉक्टर प्रभा खेतान की इस आत्मकथा का मूल्यांकन करते हुए डॉक्टर सरजू प्रसाद मिश्र ने लिखा है कि अन्या से अनन्या प्रभा खेतान नामक लेखिका की नियति का इतिवृत्त भले ही हो, भारतीय नारी की दशा दिशा का दर्पण तो यह निश्चित ही है। यानी कि जो आत्मकथा है अन्या से अनन्या, वो प्रभा खेतान के भले ही इतिहास अतीत की गाथा हो, लेकिन ये कहीं ना कहीं भारतीय नारी की जो दशा रही है, जो उसके विकास की दिशा रही है, जो उसके जीवन के संघर्ष रहे हैं, उसको एक दर्पण दिखाने का निश्चित ग्रंथ के रूप में इसे समझा जाना चाहिए। इस तरह अन्या से अनन्या में नारी जीवन को बेबाक बिना किसी दुराव छिपाव से प्रस्तुत किया है। स्वैच्छिक प्रेम को समाज सार्थकता दे नहीं पाता। किसी एक को ईमानदारी से प्यार करना पवित्रता नहीं है। इस आत्मकथा ने स्त्री पुरुष संबंध पर समाज को नए तरह से सोचने पर मजबूर किया है। सही मायने में देखा जाए तो यह आत्मकथा उपेक्षित होकर अकेलेपन को भोगने वाली स्त्री संघर्ष की त्रासदी है।
आप ध्यान से देखिए कि अन्या से अनन्या जो शीर्षक है वो कहीं न कहीं दो पति-पत्नी के बीच में एक अन्य को रहते हुए अपना जीवन समर्पित करने के बावजूद भी उसे अन्य का दर्जा मिला, उसे किसी प्रकार का कोई एक उचित स्थान नहीं मिलता है समाज में, समाज की तरफ से हमेशा ताने मिले। इस तरह के संघर्ष की कथा है इसमें, जिसमें वैवाहिक संस्था, पत्नीत्व संस्था और स्त्रियों के लिए ही सारे तरह के नियम कानून बनाए जाने वाले व्यवस्था से तीखा प्रश्न पूछती हुई इस आत्मकथा को प्रभा खेतान ने एक बहुत ही सुंदर रूप में लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ आई होगी, इसके हर एक पहलू को आप समझे होंगे और अब अगर कहीं भी पूछ लेगा अन्या से अनन्या कि वास्तव में है क्या, ये आत्मकथा है क्या, तो आप ज़रूर उसका जवाब दे पाएंगे। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही नए नए विषयों के साथ, नए नए टॉपिक के साथ। बने रहिए आप हिंदी वात्सल्य के साथ। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। तो मिलते हैं एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।